नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से स्थित प्रज्ञ का लक्षण पूछा है। स्थित प्रज्ञ की भाषा कैसी होती है, वे किस प्रकार से उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, चलते हैं आदि प्रश्नों को लेकर जो स्थित प्रज्ञ की भाषा की बात की गई है, उससे यह संकेत मिलता है कि भाषा अभिव्यक्ति की प्रणाली है। हमारा बोलना, उठना, बैठना, चलना, फिरना सब भाषा का अंगीभूत है और सब अपने अपने प्रकार से भाषा ही है। लेकिन पिछले एक वीडियो में जैसा कि हमने सीमित किया है भाषा की परिभाषा में, एक तो प्राकृतिक रूप से मानव भाषा, और मानव भाषा का मतलब एक ध्वन्यात्मक प्रणाली जिससे भाव, विचार, अभिव्यक्ति का कार्य होता है। और जो बाकी ये जो चलना, उठना, बैठना या शरीर के अंग संचालन से जुड़ी हुई स्थितियां हैं जो संप्रेषण में सहयोग करती हैं, और कई बार तो इतना जरूरी सहयोग करती हैं कि उनके बिना हमारे जो शब्द हैं वे भी पूरी तरह अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। लेकिन इन सब के बावजूद इन देह भाषाई तत्वों की स्थिति सहयोगी या पूरक की ही होती है। ये देह भाषाई तत्व सीधे सीधे भाषा की परिभाषा में शामिल नहीं होते, अथवा हमने उन्हें शामिल नहीं किया है। आज का वीडियो बोलने और सुनने के संदर्भ में पिछले एक वीडियो की निरंतरता में है। बोलने के संदर्भ में दो तत्वों का जिस प्रकार से विचार अपेक्षित होता है, क्या बोलना है और कैसे बोलना है, मतलब क्या कहना है और कैसे कहना है, क्या उसी प्रकार सुनने के संदर्भ में भी ये दोनों तत्व विचारणीय हैं। क्या सुनना है और कैसे सुनना है। जहां तक रही क्या सुनना है की बात, तो ऐसा लगता है कि यह पक्ष बहुत सीमित रूप में कार्य करता है। जैसे किसी संदर्भ में यदि पहले से कुछ प्रस्तुति न हो और हमें सीधे बोलना हो तो हमारे लिए मैदान खुला रहता है। यदि विषय निर्धारित भी हो किसी औपचारिक कार्यक्रम में तो भी मैदान बहुत हद तक खुला रहता है, और विषय निर्धारित न हो तब तो मैदान खुला ही खुला है। लेकिन किसी पहले बोले हुए के संदर्भ में कुछ बोल रहे हैं तो हम एक सीमा में पड़ जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम उसका उत्तर किस तरह से दें, हम अपनी बात किस तरह से कहें, क्या बात कहें, उसे कैसे कहें आदि को लेकर असीम संभावनाएं होती हैं। क्या बोलना है और कैसे बोलना है को लेकर जितनी स्वतंत्रता होती है,
उतनी स्वतंत्रता सुनने के संदर्भ में हमें दिखाई नहीं देती। यह तो ठीक है, किसकी बात सुने किसकी बात न सुने, उसका हम विषय के आधार पर या अपनी रुचि के आधार पर कि फला व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है या बहुत ज़्यादा पसंद है, या फला विषय मुझे पसंद नहीं है या बहुत ज़्यादा पसंद है, इस संदर्भ में हम कुछ हद तक चुनाव करने की स्थिति में होते हैं, लेकिन कुछ हद तक ही। कई बार सुनना हमारी मजबूरी है। भले हम सुनकर भी अनसुना करें, केवल हमारे कान उन तक लगे हुए हैं और संबंध खराब होने के डर से हम सिर संचालन या सिर हिलाना भर करते रहते हैं, जिससे बोलने वाला भी समझ रहा हो कि ये मेरी बात को सुन रहे हैं और वो संतुष्ट हो रहा हो। तो कई बार हम अन्य मनस्क होके किसी को सुनने का निर्णय तो ले सकते हैं कि इसे अनसुना करते हुए सुनना है, लेकिन फिर भी वहाँ सुनना तो हमारी मजबूरी है ही। इस प्रकार से खुला मैदान नहीं है कि हमें किसका और क्या सुनना है, और कई बार तो बंधन बहुत ज़्यादा हो जाता है। किसी कक्षा में विद्यार्थी के लिए कितनी गुंजाइश है इस चुनाव की। जो शिक्षक शिक्षिका उसे पढ़ा रहे हों, उसे सुना रहे हों, चाहे वे कितना भी बोर कर रहे हों उसे, तो भी सुनना उसकी मजबूरी है। और उसी सुनने के क्रम में कितना भी अन्य मनस्क होकर सुने, कितना भी आंतरिक तल पर बहिष्कार करते हुए या विद्रोह करते हुए वह सुने, लेकिन सुनना तो उसे पड़ता ही है। और सुनना जब पड़ता है तो कुछ न कुछ अर्थबोध तक जाना, और अर्थबोध का जो प्रभाव है वहां तक भी प्रभाव का होना संभव होता है। इस प्रकार क्या बोलना है, कैसे बोलना है जैसी स्वतंत्रता क्या सुनना है के संदर्भ में नहीं है। और फिर कैसे सुनना है तो एक ध्यान केंद्रण का मामला है, अवधान का मामला है, और उस पर हम नियंत्रण करते हुए कभी आधा सुनना, अन्यमनस्क होकर सुनना, पूरी तरह नहीं सुनना, मतलब केवल कान द्वारा ध्वनि तरंगों का ग्रहण, लेकिन अर्थबोध तक उसे नहीं पहुंचने देना। यह हमारा किसी पुराने संस्कार वश, आदत वश भी संभव है, और तत्काल सचेत प्रयास द्वारा भी संभव है। और किसी श्रवणीय विषय पर वक्तव्य हो या श्रवणीय व्यक्ति हो, उसको लेकर हमें अवधान का या ध्यान का विकास करना है, कैसे सुनना है के संदर्भ में गुणवत्ता का विकास करना है, तो कुछ अभ्यास कर्मों के द्वारा हम उसे कर सकते हैं। यहाँ इस विषय पर अभी हम चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन इतना तो स्पष्ट हो रहा है कि क्या सुनना है और कैसे सुनना है को लेकर उतनी स्वतंत्रता नहीं है। क्या बोलना है और कैसे बोलना है को लेकर जो स्वतंत्रता है कथ्य और कथन संबंधी, वह यहाँ तो बहुत हद तक सीमित है। और श्रोता के लिए क्या कथन संबंधी कोई स्वतंत्रता है? जो कथन वक्ता बोलेगा उसी को तो श्रोता सुनेगा, अपने सीधे या टेढ़े मन से, अपने पूर्ण या अपूर्ण मन से, अपने बहिष्कार वाले मानस से या स्वीकार वाले मानस से। तो इस बात को स्पष्ट करने के बाद अब हम थोड़ा सा विचार वक्तृत्व कौशल से संबंधित करना चाहते हैं।
बोलना एक सामान्य सामाजिक क्रिया है। अपनी बात दूसरे को कहे बिना व्यक्ति न रह सकता है, न इसके बिना समाज चल सकता है। लेकिन बोलने की कला यानी वक्तृत्व कला एक विकसित किया जाने वाला गुण है, जो सबके अंदर हो यह कोई जरूरी नहीं। यह किसी आदर्श के साथ, एक उच्चता के साथ परिकल्पित है। यहां उसी के कुछ पक्षों पर आपका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहता हूं। प्रभावी वक्तृत्व हेतु सबसे पहला तो विचारणीय बिंदु है कथ्य संबंधी। किस विषय पर क्या, किस रूप में, किस क्रम में बोलना है, किस क्रम में भाव और विचार को प्रकट करना है, इसका निर्धारण। और इसके लिए जो गुणवत्ता आती है वह अनुभव से आती है। अनुभव के दो मुख्य स्रोत हैं, लोक और शास्त्र। शास्त्र मतलब किताबें या किन्हीं अन्य विशेषज्ञों के, कथित प्रामाणिक लोगों के द्वारा किया गया विचार, की गई अभिव्यक्तियां। और दूसरा लोक, ये समाज, ये पूरा विश्व, पूरी दुनिया के मानव मानवेतर सभी पहलू, इन सब से हमारे कथ्यों का चुनाव, कथ्यों का निर्धारण या कथ्यों की उच्चतर संरचना संभव हो सकती है। तो अनुभव के ये जो दो प्रधान स्रोत हैं, उनसे हम अपने कथ्यों को समृद्ध कर सकते हैं। और उससे कथ्यों के अंतर्गत जो आंतरिक क्रमिकता है, कथ्य की क्रमबद्धता है, हमें किस क्रम में कहना है, इसे हम साध सकते हैं। यहाँ इसी संदर्भ में श्रवण कौशल का, सुनने के कौशल का महत्व सामने आता है। बहुत सारे संदर्भ बोलने के ऐसे होते हैं जो किसी अन्य द्वारा या बहुत सारे अन्य लोगों द्वारा पहले दिए गए वक्तव्यों या की गई अभिव्यक्तियों के संदर्भ में होते हैं। तो उसमें हम उस संदर्भ का ख्याल करते हुए अपने वक्तव्य को, अपने कथ्य और कथन को तैयार करते हैं। तो इस संदर्भ में श्रवण कौशल का महत्व बढ़ जाता है। उदाहरण स्वरूप, किसी कक्षा में अगर शिक्षक शिक्षिका किसी विषय पर कोई बात कह रहे हों, तो जब तक विद्यार्थी उसे ठीक से न सुने अथवा विद्यार्थी द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न या व्यक्त किए गए किसी विचार को शिक्षक शिक्षिका ठीक से न सुने, तो फिर विद्यार्थी या शिक्षक शिक्षिका जो भी बोलने का अभ्यास करेंगे, जो कुछ बोलेंगे, वह संदर्भहीन ऊटपटांग हो सकता है। इसीलिए सुनने के कौशल का महत्व तो बहुत अधिक है ही। आदर्श वक्ता बनने के लिए सबसे पहले हमें आदर्श श्रोता होना चाहिए। इसके साथ बोलने को लेकर हमें समय के प्रबंधन पर भी ध्यान देना चाहिए। जितना समय मिला हो उसी में हमें गागर में सागर भरने की तरह बोलना चाहिए। तो आज यहीं तक। उम्मीद है कि इस विषय को आगे बढ़ाते हुए जल्द ही मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।